Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about barriers and planning for inclusive education. आज हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, जिनमें प्रमुख है, पहला है मनोवृत्ति। प्रवृत्ति मानव जीवन का आधार होती है। हमारी प्रवृत्तियां हमारे विचारों, भावनाओं और जो भी हम करते हैं उनको स्पष्ट रूप से प्रभावित करती हैं। वे वास्तव में हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने को निर्धारित करती हैं। प्रवृत्ति वास्तव में किसी कार्य को करने के प्रति तत्परता होती है। समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा अध्यापक का रवैया होता है। अगर अध्यापक विशिष्ट अध्यापक वाले बालक के प्रति नकारात्मक और पक्षपातपूर्ण रवैया रखता है या ऐसे बालकों की शिक्षा के प्रति उसकी नकारात्मक पहुंच होती है, तो समावेशी शिक्षण सफल नहीं हो पाता है। मनोवृत्तियां भावात्मक होती हैं, क्योंकि ये हम जिस प्रकार लोगों एवं चीजों का मूल्यांकन करते हैं उसको प्रतिबिंबित करती है। यह हमें यह फैसला करने में मार्गदर्शन करती है कि हम किसको पसंद करें, नापसंद करें, किससे बचें और किसे अपनाएं। दूसरा है लेबलिंग। नियमित अध्यापकों के मामले में ऐसा देखने को मिलता है कि वे बालकों की नामचिपी यानी लेबलिंग करते हैं। सम्मेलन इस प्रकार के लेबलिंग को स्वीकार नहीं करता। यह कुछ निश्चित कारणों के चलते हुए इसको ग्रहण नहीं करता है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं जो देखने को मिलते हैं। लेबलिंग सामान्य तौर पर बालक के नकारात्मक पहलू की ओर ध्यान दिलाती है। यह उसकी अयोग्यता की ओर इशारा करती है, जो सम्मेलन में बाधा उत्पन्न करती है। अध्यापक और अभिभावकों को भी अपाहिज बालकों से आशाएं बहुत कम होती हैं। अध्यापक बच्चे के कमजोर प्रदर्शन का कारण उसकी शारीरिक कमजोरी को मानते हैं, न कि अपने अध्यापन की। नेक्स्ट है सहपाठियों द्वारा नकारा जाना। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक नियमित कक्षाओं में जाते हैं, फिर भी उनके सहपाठियों द्वारा न तो वहां कोई इज्जत की जाती है और उन्हें नकारा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अपाहिज बालकों को अन्य साथियों के द्वारा चिढ़ाया जाता है, जो कि उनकी समावेशी शिक्षा में बाधा बनता है। नेक्स्ट है सहभागिता का अभाव। हम महसूस करते हैं कि समुदाय या सामुदायिक संस्थाओं में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक के समावेशी का आधार परस्पर सहभागिता होता है। अकेला व्यक्ति इतना कुछ हासिल नहीं कर सकता जितना वह टीम के प्रयासों से करता है। सम्मिलित अधिगम की सफलता के लिए अध्यापक और अभिभावक, नियमित और विशिष्ट अध्यापक, समाज एवं समुदाय के मध्य सहभागिता का होना आवश्यक है। अगर ऐसी सहभागिता नहीं है तो समावेशी शिक्षण सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जिम्मेदारी की कमी। जब एक विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक को नियमित कक्षा में दाखिल किया जाता है तो उसके अधिगम को बनाना विशिष्ट शिक्षा अध्यापक का दायित्व समझा जाता है। अगर विद्यालय के पास विशिष्ट शिक्षक अध्यापक नहीं है तो वह किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई भी उसकी शिक्षा के लिए जवाबदेह नहीं होता। अध्यापकों में ऐसी जवाबदेही का अभाव सफल समावेशी शिक्षा में बाधा पहुंचाता है। वास्तव में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा प्रत्येक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है और इस व्यवस्था से जुड़ा हर अध्यापक उसके लिए जवाबदेह होता है। नेक्स्ट है परंपरागत शैली में शिक्षण। असक्षम बालकों की अजीबोगरीब आवश्यकताएं होती हैं। उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, परंतु अधिकतर मामलों में उसे बालकों के लिए अध्यापक परंपरागत अध्यापन शैली का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे विद्यालयों में अध्यापक निश्चित समय सारणी में व्याख्यान विधि अपनाते हैं। पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता। उनका ध्यान बच्चों के प्रति न होकर पूरी कक्षा पर होता है। वास्तविक समावेशी शिक्षा तब तक सफल और संभव नहीं है
जब तक अध्यापक अपनी अध्यापन शैली को नहीं बदलता है। नेक्स्ट है साधन और संसाधन में एकता का ना होना। प्रभावशाली समावेशन की यह आवश्यकता है कि कर्मचारियों और संसाधनों में एकता बनी रहे। सभी अध्यापक और संसाधन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की मदद और निर्देशन में सदैव उपस्थित रहें। इनमें अस्वस्थ बंटवारा समावेशी शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा से ऊपर उठने के लिए भी अध्यापकों के विद्यालय के अध्यापक ही समझा जाए। सभी सूक्ष्म और असक्षम को अधिगम करता ही समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग या सलाह का अभाव। समावेशी व्यवस्था में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को पढ़ाना उतना आसान नहीं होता जितना दिखाई देता है। अध्यापक हर परिस्थिति को आसानी से नहीं निभा पाता है, इसलिए अध्यापकों को आपस में सहयोग और सलाह मशवरा करना आवश्यक होता है। उक्त सहयोग का अभाव विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है समर्थन का अभाव। नियमित कक्षाओं में शामिल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक अधिगम में अपनी संतोषजनक तरक्की पाने के लिए अध्यापकों और अपने समकक्षों के सहयोग और समर्थन की इच्छा करते हैं। अगर उन्हें समर्थन नहीं मिलता है तो वे असफल होकर विद्यालय छोड़ देते हैं। यह समावेशी शिक्षा के उपयोगी उद्देश्य को नकार देता है और समावेशी शिक्षण असफल हो जाता है। नेक्स्ट है अभिभावकों और समुदाय का शामिल न होना। प्रभावशाली समावेशी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा समावेशी प्रक्रिया में अभिभावकों और समाज का शामिल न होना है। अधिकतर मामलों में अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में भेज तो देते हैं, पर वे समावेशी के हर पहलू में शामिल नहीं होते, जैसे मूल्यांकन में, फैसला लेने, बच्चों की शिक्षा और बच्चों की देखरेख करने में। वे विद्यालय से तटस्थ रहते हैं। इस प्रकार समाज के सहयोग पर काफी कुछ निर्भर करता है। अगर अभिभावकों और समाज या समुदाय का सहयोग नहीं मिलता तो समावेशी शिक्षण असफल हो जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जिससे समावेशी शिक्षा असफल हो जाती है। इन्हें दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा में बदलाव लाने की जरूरत है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा सभी के लिए का नारा बहुत ही अधिक प्रचलित है। कुछ बालक शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं और कुछ बालक मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। इन बालकों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। विशिष्ट बालकों का क्षेत्र बहुत व्यापक होने के कारण विशिष्ट शिक्षा का भी क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में सबसे पहले परिश्रमी अध्यापकों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे बालकों की शिक्षा और निर्देशन देने में अधिकतम सहायता प्रदान की जा सके। इन समावेशी अध्यापकों के माध्यम से विशिष्ट बालकों की निर्योग्यताओं को दूर किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक केवल अपने आप को शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं रखता है, बल्कि विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करना, उनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों, अध्यापकों और विशिष्ट अध्यापक से बालक की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग और सहकारपूर्ण व्यवहार करना, बालक को मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं का वितरण करना आदि कार्य भी अध्यापक को करने पड़ते हैं। इसलिए अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः निपुण हो, उसे विशिष्ट सामग्री की जानकारी हो, बालकों के प्रति स्वस्थ और सकारात्मक अभिवृत्तियां रखता हो और उनके मनोविज्ञान को समझता हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि समाज सेवियों और विशेषज्ञों की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
विशिष्ट बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए समाज सेवियों और विशेषज्ञ होने चाहिए। इनके लिए ये लोग अधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में ये विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित होते हैं। सप्ताह में 1 या 2 बार यदि संभव हो सके तो प्रत्येक दिन इन विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता और निर्देशन लेना चाहिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में अतिरिक्त कक्षा की योजना भी होनी चाहिए। सामान्य विद्यालयों या कक्षाओं में पढ़ रहे विशिष्ट बालकों को अलग करके अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मंदबुद्धि तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का विकास सामान्य बालकों का जैसा हो सके और वे कक्षा में बार बार असफल न हो, इसके लिए अतिरिक्त कक्षा की योजना व्यवस्था की जानी चाहिए। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त पहले और बाद में इस प्रकार की कक्षाओं की व्यवस्था करके उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है और सामान्य बालकों के साथ समायोजित किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा में समावेशी कक्षा योजना की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस विद्यालय में शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को प्रशिक्षित अध्यापकों, विषय विशेषज्ञों, निदेशकों के माध्यम से सहायक सामग्री और यंत्रों की व्यवस्था करके उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में समावेशी विद्यालय योजना को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि विशिष्ट बालक सामान्य विद्यालय के बालकों के साथ समायोजन करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं तो इस परिस्थिति में इन बालकों के लिए जो चक्षुहीन होते हैं, बहरे और गूंगे बालक होते हैं, बाल अपराधी, कुसमायोजित, उच्च प्रतिभा संपन्न, सृजनात्मक और समस्यात्मक बालक होते हैं, उनके लिए समावेशी विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए विशेष कक्षाओं व भवनों का निर्माण, प्रशिक्षित तथा योग्य अध्यापक, चिकित्सक, निर्देशक और विशेष सहायक सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवासीय विद्यालय योजना भी होनी चाहिए। अंधे, बहरे, विकृत शरीर वाले, बाल अपराधी, मानसिक रूप से विकलांग और मंदबुद्धि तथा सांवेगिक रूप से असंतुलित गंभीर विशिष्ट बालकों के लिए आवासीय विद्यालय की योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए। इस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षण प्रशिक्षण मात्र कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विशिष्ट बालकों के प्रत्येक कार्यों में निर्देशन के साथ अभ्यास कराए जाते हैं। बालक सहायक सामग्रियों का उचित प्रयोग करके बेकार समय का सदुपयोग करने का अभ्यास कर लेते हैं और इस प्रकार आवासीय विद्यालय योजना समावेशी बालकों के लिए अधिगम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहां बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिलते रहें।